नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और आनंद होंगे। नॉर्थ ईस्ट का इलाका अपने देश का उपेक्षित इलाका है और इसीलिए उसके बारे में खबरें थोड़ी कम आती हैं। हालांकि आजकल तो स्थितियां सुधर रही हैं, जब से इंटरनेट और यूट्यूब का ज़माना आ गया है, ज़्यादातर खबरें तत्काल सामने आ जाती हैं। लेकिन फिर भी नॉर्थ ईस्ट को उतनी प्रमुखता नहीं मिलती जितनी कि मुख्य देश को मिलती है। इसीलिए शायद भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पर मणिपुर में सरकार बनने के बाद वहाँ पर अपना एजेंडा फैलाने की सोची होगी। अब ये बिल्कुल एकदम जानी-बूझी बात है कि मणिपुर के दंगे जो 3 मई से शुरू हुए, वो भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित दंगे हैं, जैसे दंगे गुजरात में प्रायोजित कराए गए थे। ये दंगे 3 मई से चल रहे हैं, बहुत कुछ हो चुका है, बहुत ज़्यादा आगजनी हो चुकी है, तमाम लोग मर चुके हैं, स्त्रियों के साथ बहुत बेइज़्ज़ती हुई है, वो तो सब अब आप सब लोग जान ही रहे हैं। लेकिन इतने समय के बाद अब दंगों ने थोड़ा-सा रूप बदल गया है वहाँ के दंगों का। फिलहाल जो घटनाएँ सामने आ रही हैं, समाचार माध्यमों से, बल्कि ये कह लीजिए कि यूट्यूब और क्या नाम है उन सब के माध्यम से, कुछ मुख्य धारा के मीडिया के माध्यम से भी उससे लग रहा है कि मणिपुर में जो दंगे चल रहे हैं, जो मूलतः भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित दंगे हैं, उन उन दंगों ने अब इधर 5-6 महीने में थोड़ा-सा अलग रूप लेना शुरू कर दिया है। वो दंगे जो अलग रूप लेना शुरू किया है, वो मोटे तौर पर दो चीज़ें प्रोमिनेंटली सामने आ रही हैं। पहली चीज़ तो ये है कि अब जितने भी मतलब जो प्रभावित लोग हैं, मणिपुर के दंगों से जो प्रभावित लोग हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, युवा हैं, किशोर हैं, उन सब लोगों ने अब जो है वो बजाय आपस में लड़ने के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को निशाना बनाना शुरू कर दिया और दफ्तर को। अभी भारतीय जनता पार्टी का एक दफ्तर हाल ही में जला दिया गया और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के लोग जो वहाँ मिल रहे हैं, अब उनको दौड़ा-दौड़ा कर मारा जा रहा है, जैसा समाचार माध्यमों से चीज़ें सामने आ रही हैं। यानी वहाँ के जो 3 समूह हैं, मुख्य समूह मैतेई, नागा और कुकी, जिनको आपस में लड़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पर दंगे कराए थे, उनके इतने दंगों मारपीट के बाद उनके समझ में ये आ गया कि दरअसल मुख्य जो झगड़ा है वो उनका तीनों का आपस में नहीं, वो तो है जो है ही है, वो तो पुराना झगड़ा है एक तरीके से, लेकिन ये है कि उससे बड़ा झगड़ा जो है वो उससे ज़्यादा बड़ा झगड़ा भारतीय जनता पार्टी ने उनमें लगाने की कोशिश की। इस चीज़ को कम से कम वो समझ गए हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को दौड़ाया जा रहा है और वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर में आग लगा दी गई और उसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी के दफ्तरों में आग लगाने की बातें अब धीरे-धीरे छन-छन के सामने आने लगी हैं। जैसे-जैसे इंटरनेट पे रोक वापस ली गई। जैसे अभी 3 मई से लगातार जब से वहाँ दंगे शुरू हुए तब से इंटरनेट को रोक लगा दी गई थी, तो कुछ चीज़ें सामने आई नहीं। जैसे तो 4 दिन के लिए आई तो तब वो बेचारी लड़कियों का जिनका रेप वगैरह हुआ सामने आया तो उसपे बवंडर मचा। फिर कर्फ्यू क्या नाम है लगा दिया और क्या नाम है इंटरनेट बंद कर दिया। अभी 23 सितंबर को फिर इंटरनेट हटाया तो 5 दिन में फिर वो सब सारी चीज़ें सामने आने लगी। ये सब हो रहा है जिससे चीज़ें पता चल रही हैं कि वहाँ क्या हो रहा है। तो इधर जो चीज़ें सामने आई वो जैसा मैंने आपको बताया कि उसकी वो जो एक तरीके से जो वहाँ पर जो हिंसा है, जो भाजपा प्रायोजित मैं फिर कहूँगा, उस हिंसा ने चीज़ों को बदल दिया। अब वो हिंसा जो है मूलतः भारतीय जनता पार्टी पे केंद्रित हो गई है। जैसे मैंने बताया कि वहाँ धौबल में वहाँ भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर जलाया गया और मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह के घर तक भीड़ पहुँच गई और अभी इम्फाल में 2 लड़कों की हत्या कर दी गई, जिसकी खबर जब इंटरनेट हटने के बाद पहुँची तो सारे के सारे लोग सड़क पे आ गए और क्या नाम है झड़पें होने लगी और वो फिर इस एक बार की एक और जैसा मैंने बताया ना कि चीज़ें बदल गई हैं। उसकी एक ख़ास बात है कि पहले तो युवा ही सामने आ रहे थे, लेकिन अब किशोर वय के बच्चे मतलब लड़के, लड़कियाँ और महिलाएँ भी सब अब सशस्त्र बलों से भिड़ने के लिए सामने आने लगे हैं। और दूसरी चीज़ जो है अब फिलहाल सामने दिखाई दे रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने हिंसा भड़काई तो ज़रूर, लेकिन और उन्होंने सोचा होगा कि चूँकि हमारी सरकार है इसलिए हम काबू पा लेंगे इसके ऊपर, लेकिन वो हिंसा अब इस कदर विकराल रूप ले चुकी है कि अब भारतीय जनता पार्टी की कम से कम दिल्ली के किसी नेता की हिम्मत जो है वहाँ जाने की है नहीं। शुरू-शुरू में जब हिंसा थोड़ी कम थी तो अपने शाह साहब वहाँ गए थे और उन्होंने कहा था कि हम चीज़ों को रोक लेंगे और उन्हीं के कहे के हिसाब से अपने प्रधान सेवक ने भी कहा था कि अब वहाँ स्थितियाँ सुधर रही हैं। लेकिन आज की तारीख में स्थिति ये है कि अपने अमित शाह हुए और कोई हुए, इनकी हिम्मत और हैसियत ही नहीं मणिपुर पे जाने की है। हिंसा वहाँ कैसे रुकेगी, कैसे नहीं रुकेगी, ये तो बाद में देखा जाएगा।
लेकिन फ़िलहाल जो जो वहाँ हिंसा हो रही है उसका ये फ़िलहाल उसका एक रूप सामने दिखाई दे रहा है कि हिंसा अब भारतीय जनता पार्टी पर केंद्रित हो गई है और हिंसा में जो वर्ग मतलब हिंसा में जो पुलिस और लोगों के बीच में जो हिंसा चल रही थी, उसमें कम उम्र के लड़के-लड़कियाँ और महिलाएँ भी तमाम सामने आने लगी हैं। और जैसा मैंने बताया कि इम्फाल में जो 2 लड़कों के शव बरामद हुए, उसको लेकर के जिस तरीके से पुलिस के साथ क्या नाम है, सशस्त्र बलों के साथ झड़प हो रही है, वो इसी बात की गवाह है। और उसके अलावा भी तमाम से वो जो वाहन है और जो मतलब शासन के वाहन है, वो सब तो फूँक ही दिए जा रहे हैं, वो सब एक अलग बात है, वो तो सब चल ही रहा है। अब यहीं पर मैं थोड़ा-सा आपसे कहूँगा कि एक थोड़ा-सा ब्रेक लीजिए और जो चल रहा है वहाँ दुर्भाग्यपूर्ण तो है ही, बहरहाल वो भी लंबा चलेगा, ये जान के चलिए। लंबा इसलिए चलेगा कि वो आग जानबूझ के भारतीय जनता पार्टी ने लगाई तो, लेकिन अब आग को बुझाने की सामर्थ्य इन लोगों में नहीं है। वो आग कैसे बुझेगी, ये अपने आप ही वहाँ के लोग ही इस आग को बुझाएँगे। फिलहाल वो आग बुझाना जो है, केंद्र सरकार के बूते के पास का मसला नहीं है। अब यहीं पर मैं आपको एक चीज़ और बताऊँगा, थोड़ा-सा आप लोग सुनिएगा, आप लोगों को इस पूरी हिंसा को समझने में थोड़ी-सी मदद मिलेगी। मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन एक बात चली इसलिए फिर बता रहा हूँ। मैं चाहता भी हूँ कि जो नॉर्थ ईस्ट की जो सच्चाई है उससे ज़्यादातर लोग वाकिफ़ हों, जिस भी हद तक मैं बता सकता हूँ। धीरे-धीरे चीज़ें ऐसी बातें धीरे-धीरे ही बढ़ती हैं। तो हम और एक हमारे मित्र, हम दोनों लोग नॉर्थ ईस्ट गए थे, करीब ये बात थी सन 2000 के आस-पास की और हम लोग वहाँ करीब 6 महीना पूरा रहे वहाँ पर। 2-3 बार तो मरते-मरते भी बचे, लेकिन बहरहाल वो सब बातें उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। और उसके पीछे कांसेप्ट ये था कि हम लोगों ने कहा था कि नॉर्थ ईस्ट उस ज़माने में नॉर्थ ईस्ट कोई नहीं जाता था और नॉर्थ ईस्ट को लेकर के तरह-तरह की बातें प्रचलित थी। तो हम लोगों ने सोचा नए-नए हम लोग भी थोड़ा कम उम्र के पत्रकार थे, तो ये सोचा कि नॉर्थ ईस्ट चला जाए, वहाँ देखते हैं क्या स्थिति है। बहरहाल टू कट द स्टोरी शॉर्ट हम लोग वहाँ रहे, बाद में किताब भी लिखी गई उसको लेकर के। उसमें 2-3 बातें हम लोगों की समझ में आई। पहली चीज़ तो ये समझ में आई कि नॉर्थ ईस्ट में जो शुरू में नॉर्थ ईस्ट शुरू से जो था वो एक ऐसा इलाका था जो कभी भी किसी के भी कब्ज़े में नहीं रहा, ना मुगलों के, ना अंग्रेज़ों के। और बाद में स्वतंत्र भारत के लोग जब भारत स्वतंत्र हुआ, तो पहली बार नॉर्थ ईस्ट में सरकार का एक तरीके से दखल शुरू हुआ। मुगलों ने और अंग्रेज़ों ने भी उनके सामाजिक उसमें ताने-बाने में दखल नहीं दिया और बस ये कहा कि हमारी प्रभुसत्ता स्वीकार कर लो, बाकी तो आप जैसे रहते हो रहो। तो एक तरीके से जो नॉर्थ ईस्ट का पूरा इलाका था, वो अपने आप में इंडिपेंडेंट इलाका था, जहाँ के वहाँ आदिवासी समूह आदिवासी या जो वहाँ के जो भी मतलब लोग थे, वहाँ रहते थे, उनके अपने नियम कानून थे, वो चलते थे। जब भारत आज़ाद हुआ और नॉर्थ ईस्ट विरासत में भारत को मिला, तो फिर भारत सरकार ने वहाँ पर दखल शुरू किया और 7 राज्यों में उसको बाँटा और 7 राज्यों में बाँटने के बाद वो उसका शुरू हुआ। तो जो मैं बता रहा था कि जो हम लोगों ने वहाँ देखा, तो वो ये देखा कि वहाँ पर जो उसकी जो कहानी पता चली नॉर्थ ईस्ट की कि मुगलों के ज़माने तक तो वहाँ कोई दखल था ही नहीं नॉर्थ ईस्ट में। बस ये था कि भैया आप हमारी प्रभुसत्ता मान लीजिए, बाकी आप जैसे रह रहिए। अंग्रेज़ों ने वहाँ जाकर के एक दूसरा काम किया। अंग्रेज़ जब वहाँ गए तो छोटे-छोटे तमाम वहाँ बहुत बड़े छोटे-छोटे मतलब वहाँ के लोगों के समूह थे, तमाम जनजातियों के जो वहाँ पर रहती थी। और इनकी अपनी कोई एक बस जनजातियाँ थीं, अपने हिसाब से खाती-पीती रहती थीं। उनकी बोलियाँ तो थीं, लेकिन भाषा नहीं थी। तो अंग्रेज़ों ने सबसे पहले वहाँ जाकर के 2 काम शुरू किया। उन इलाकों पर कब्ज़ा करने के लिहाज़ से। पहली चीज़ तो उन्होंने उन सारी बोलियों को रोमन लिपि में लिपिबद्ध किया ताकि वो जो बोले वो उसकी एक भाषा हो जाए। और दूसरा काम उन लोगों ने ये किया कि वहाँ के लोगों को उन्होंने ईसाइयों में कन्वर्ट करना शुरू किया। आप अभी भी वहाँ जाएँगे अगर, अब तो ख़ैर सब लोग तमाम लोग जाने भी लगे हैं, तो आप देखेंगे कि पूरे क्या नाम है, नॉर्थ ईस्ट में मतलब आसाम के और मेघालय के कुछ हिस्से को छोड़ दें, तो वहाँ ईसाई धर्म का बोलबाला है, तमाम बड़े-बड़े अच्छे-अच्छे चर्च हैं, वहाँ आपको सारी सुविधाएँ मिलेंगी। और वहाँ और कुछ ख़ास नहीं हुआ, ऐसा नहीं कि जनजातियों के रहन-सहन में उनकी उनकी परंपराओं में कोई परिवर्तन आ गया, ऐसा कुछ नहीं है, बस केवल धर्म उनका ईसाई हो गया है। अब यही चीज़ भारतीय जनता पार्टी को खटकने लगी और ये हुआ कि वहाँ हिंदू धर्म के वर्चस्व को फिर से एस्टेब्लिश करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की एक आदत और है, जहाँ-जहाँ उनका सत्ता मिलती है, वहाँ-वहाँ वो प्रयोग करते हैं, सफल होते हैं, नहीं सफल होते, वो तो एक अलग बात है। उसी तरीके के वो जब सत्ता मिली तो गुजरात में प्रयोग किया गया और उसी तरीके का प्रयोग सत्ता जब मिली तो मणिपुर में किया गया कि हम वहाँ पर हिंदू धर्म के वर्चस्व को फिर से एस्टेब्लिश करेंगे। उसीलिए ये मणिपुर में दंगा एस्टेब्लिश किया गया क्योंकि मणिपुर में 2 बातें थी, एक तो वहाँ का क्या नाम है सत्ता थी भारतीय जनता पार्टी की और दूसरी है कि वहाँ पर जो मैती और क्या नाम है नागा और कुकी जो 3 समुदाय हैं, उसमें मैती आम तौर पे हिंदू हैं और ज़्यादा वो
संपन्न भी हैं और नागा और कुकी जो हैं वो एक तरीके से जनजातियाँ हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि मैती लोगों के पास भूमि कम है और नागा और कुकी लोगों के पास भूमि ज़्यादा है। इसी को आधार बना कर के हिंदुओं का डोमिनेंस एस्टेब्लिश करने के लिए वहाँ पर ये हिंसा प्रायोजित कराई गई। लेकिन जो डिफरेंसेस हैं जनजातियों में, वो तो एक अपनी जगह है और जनजातियों के डिफरेंसेस धीरे-धीरे स्वतंत्र भारत में ठीक भी हो रहे थे। लेकिन ये चीज़ जो है वो यहाँ पर प्रयोग के तौर पर मणिपुर में ये सब कराया गया। उसके चलते करा तो दिया गया, लेकिन ये है कि कराने के बाद चूँकि मतलब हिंसा प्रायोजित करने के बाद नई चीज़ क्या एस्टेब्लिश की जाए। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि भारतीय जनता पार्टी वालों को पुरानी सब चीज़ों से परहेज़ तो है, लेकिन नया क्या बनावेंगे इसकी तमीज़ और क्या नाम है ब्लूप्रिंट उनके पास नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में भी वही हो रहा है, ख़ास तौर से मणिपुर में। मणिपुर में जो चीज़ें एस्टेब्लिश हैं उसको प्रायोजित हिंसा के माध्यम से नष्ट तो करना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, लेकिन फिर बाद में क्या लाएँगे इसका उनके पास कोई वो नहीं है, ब्लूप्रिंट नहीं है। उसी का नतीजा है कि हिंसा प्रायोजित तो कर दी उन लोगों ने मणिपुर में, लेकिन अब वो हिंसा कैसे दबे या उस हिंसा को कैसे दबाएँ और उसके बाद कौन-सा नया ऑर्डर वहाँ पर इस्टैब्लिश करें, इसकी तमीज़ भारतीय जनता पार्टी वालों में और ख़ास तौर से मणिपुर के शासन में और एक तरीके से केंद्र के भी शासन में उन लोगों को नहीं है। उसी का नतीजा ये है कि अब केंद्र से कोई नेता वहाँ जाता नहीं मारे डर के और मणिपुर में जो हो रहा है वो बीरेन्द्र सिंह के बस का है नहीं कि उसको रोके। अब मणिपुर में जो हिंसा हो रही है उसको वहीं के लोग ठीक करेंगे अपने विवेक से। हाँ, टाइम लगेगा। अब आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो उसको शेयर करिए, लाइक करिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए ताकि मैं और भी ऐसी बातें आपको बताता रह सकूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद, नमस्कार। हाँ, एक चीज़ और मैं कहूँगा कि जो लोग भी इस वीडियो को देखें, जितने लोग भी देखें, उनसे मेरी एक बार फिर गुज़ारिश है कि नॉर्थ ईस्ट के बारे में जितना अधिक संभव हो अध्ययन करें और उसके बारे में जानने की भी कोशिश करें, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट एक ऐसा संवेदनशील इलाका है जिस पर चीन की निगाह हमेशा से रही है और चीन की आक्रामकता के बारे में आप सब जानते हैं। इसलिए नॉर्थ ईस्ट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक रहें, क्योंकि अरुणाचल पर भी चीन ने दावा तो कर ही दिया है और इसके लिए उस सब चीज़ों से निपटने का काम जनता की जागरूकता से ही संभव है। आप लोगों से मेरी ये गुज़ारिश है। फिर से बहुत-बहुत धन्यवाद।